हेलो नमस्ते, मैं जयंती वागधरे। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट है क्योंकि ये पॉडकास्ट सीधे आपकी हेल्थ से जुड़ा है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है। पिछले 10 सालों से महाराष्ट्र और कर्नाटका में बेस्ड प्रसिद्ध होम्योपैथी चेन नम्मा होम्योपैथी, जो कि जाने जाते हैं इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, क्रॉनिक डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए, वो भी विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, विदाउट एनी केमिकल्स और विदाउट एनी स्टेरॉइड्स। नमा होम्योपैथी के डॉक्टर प्रणाली देशपांडे मेरे साथ है और योगा एक्सपर्ट सप्ता पाई मेरे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल शुरुआत में मेरा जो पहला सवाल है वो बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को लेकर है, क्योंकि मेरे पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने काफ़ी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जो है उसके बारे में बात की, और जैसे अर्थराइटिस है या फिर पीसीओडी है, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस है जिसके बारे में सपना जी आपने भी बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए और उसके बाद में योगासनास के बारे में हमने डिस्कस की। पर वेरिकोस वेन्स ये जो एक बीमारी है जो कि बहुत ही, जिसके बारे में शायद अवेयरनेस बहुत कम है। सो प्रणाली जी, मैं सबसे पहले तो इस डिज़ीज़ के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। आपने सही कहा कि वेरिकोज के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों को मालूम है आजकल, बट प्रिवेलेंस जो है वेरिकोज वेन्स का वो अभी बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले कैसा था, हंड्रेड्स में 1 और 2 पेशेंट्स हमें दिखते थे वेरिकोज वेन्स के, बट अभी 10 to 20% प्रिवेलेंस है वेरिकोज वेन्स का। सो वेरिकोज इस वर्ड का मीनिंग होता है फूलना, या जो आपकी जो ब्लड वेसल्स है या जो आपकी वेन है वो यहाँ पे फूक जाती है। ओके, सो ये क्यों होता है? आजकल की हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, इधर वी सिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमारे जॉब्स ऐसे है कि एक जगह पे हम बैठ के काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम तक, करेक्ट। या तो फिर हमारा खड़े रह के जॉब्स है, जैसे हमारे पुलिसमैन हुए हैं, हमारे रिसेप्शनिस्ट हुए हैं जिनको काफ़ी बहुत टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है। टीचर्स हो गए, उनको भी एक जगह पे काफ़ी टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है। तो इसके वजह से आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और फिर वो वेन्स फूगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। सो अब बेसिकली जो है हम एक कैसे अपनी एनाटॉमी है या बॉडी कैसे फंक्शन करती है या नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है वो एक मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। सो अपने बॉडी में हार्ट से प्योर ब्लड सर्कुलेशन होता है आर्टरी की मदद से, और वेन से इम्प्योर ब्लड जो है, जो पूरा बॉडी का खराब खून है या Correct. इम्प्योर ब्लड है, वो पूरा अपने हार्ट के पास आता है, वहाँ पे वापस फिल्टर होता है एंड इट इज़ अगेन सर्कुलेटेड बैक टू योर बॉडी. So bringing the blood from your lower limbs to our heart is a very difficult task for our veins to perform. Okay, so इसके लिए काफ़ी प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है. बट when you sit for a longer period of time, अब बहुत टाइम तक जब एक जगह पे बैठते हो, अगर आपको ओबेसिटी है, वेट गेन हो चुका है, या फिर प्रेगनेंसी हुई है फीमेल्स में, इन सब रीजन्स में और इन सब कंडीशंस पे वो वेन पे प्रेशर नहीं मेंटेन हो पाता है. और अपने वेन्स के बीच में एक वॉल्व रहता है, वो एक डोर जैसा काम करता है. जो ऊपर जाने वाला खून है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, वो उनका मेंटेन रखने का काम उनका रहता है. करेक्ट। पर जब ये मेंटेन नहीं हो पाता है और वो डोर अगर करेक्टली बंद नहीं होता है तो वो खून वापस नीचे आने लग जाता है और वहाँ पे रुक के वहाँ पे वो वेन्स दिखने शुरू हो जाते हैं. इसको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं कॉमनली. सो इसमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे कि आपके पैर पे ब्लूइश ग्रीनिश ऐसे आपको वेन्स दिखेंगे, स्नेक जैसे शेप जैसे वेन्स आपके पैर पे दिख सकते हैं. पैरों पे स्वेलिंग आएगी, पैर भारी हो जाएंगे चलते वक्त, रात में सोते वक्त क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आने लग जाएंगे. ऐसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं और काफ़ी टाइम पेशेंट को नहीं मालूम होता है कि ये वेरिकोज के सिम्टम्स है. सो वो टेम्प्रेरी कुछ तो सोल्यूशन यूज़ करते हैं कि मसाज करेंगे या तो फिर रेस्ट करेंगे. इसकी वजह से थोड़े टाइम तक उनका कंप्लेन बेटर हो जाता है. करेक्ट. बट अगेन व्हेन दे डू एक्सर्शन, अगेन दे डू देयर जॉब, वो कंप्लेन वापस आ जाती है बिकॉज यहाँ पे रूट कॉज एड्रेस नहीं होता है. सो इन नम्मा होम्योपैथी हम क्या करते हैं, जो इस बीमारी के पीछे का जो रूट कॉज है उसको डिटेल में स्टडी करके हमारा एक वेल रिसर्च फार्मूला है जिसका नाम है इम्यूनोजेनिक मायाजमेटिक 6th जनरेशन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. इसमें हम वेरिकोज वेन्स का रूट कॉज स्टडी करके आपके बॉडी में ये वेरिकोज वेन्स क्यों आया उसका पूरा डिटेल स्टडी करके फिर हम उस पर ट्रीटमेंट करते हैं. सो विदाउट सर्जरी, विदाउट एनी साइड इफेक्ट हमारे इधर वेरिकोज वेन्स एड्रेस हो जाता है. वाओ, दैट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे विदाउट सर्जरी आप वेरिकोस वेन्स को ठीक कर सकते हैं. सपना जी, मुझे आपसे ये सवाल करना है कि जैसे इन्होंने कहा कि वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर वेरिकोस वेन्स इज प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग. काफ़ी समय तक जो लोग खड़े रहते हैं, जैसे पुलिस हो गए या इवन शेफ्स फॉर दैट मैटर हो गए, जो काफ़ी टाइम खड़े रहते हैं, इसकी वजह से वेरिकोस वेन्स जैसे प्रॉब्लम आ सकता है. तो योगा की मदद से हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं या कैसे ट्रीट कर सकते हैं?
सो जैसे हम लोग बैठ के जो जॉब करने वालों का अलग प्रॉब्लम्स होती है, जो खड़े रह के स्टैंडिंग लॉन्ग आवर स्टैंडिंग, जो जिनका टीचर्स जिन्होंने करेक्ट। बोला, तो उनका और भी अलग प्रॉब्लम्स होती है। तो वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम जिनको है, तो इनको एक सिंपल एक्सरसाइज है, लेग अप द वॉल पोज, विच वी कॉल एज विपरीत करनी। तो अपने पैरों को वॉल पे सिर्फ लगा के आपको लेटना है। तो इससे आपका ब्लड फ्लो रिवर्स सर्कुलेशन में जाता है, जैसे फीट से अपने हार्ट के तरफ जाता है। तो ये वेरिकोस वेन्स से जो पेन आती है तो उसको रिलीफ करता है, एंड देन न्यू वेरिकोस वेन्स है उसको फॉर्म करने में उसको फॉर्म नहीं करने देता है। तो ऐसे जो रिवर्स फ्लो होता है ना, तभी अपना हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होता है, अपना डाइजेशन इम्प्रूव होता है। एंड अदर देन विपरीत करनी 10 to 15 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करना ही चाहिए। एंड देन इट्स वेरी सिंपल, सीनियर सिटीजन से लेके सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन टो वॉक जो है, जो अपने टोज पे वॉक करना, तो उसके वो भी बहुत हेल्पफुल है। अपने एंकल्स को थोड़ा स्ट्रेच करना, रोटेट करना, ऊपर नीचे करना। तो जो स्टैंडिंग जॉब्स है तो उनको भी बीच बीच में एटलीस्ट, ये आप चेयर पे भी बैठ के जैसे टो को मूव कर रहे हो, तो ये सब Correct. आप कर सकते हो बीच बीच में। तो Correct. इससे योगा हेल्प करेगा वेरिकोस वेन्स को, न्यू वेरिकोस वेन्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने। करेक्ट। सो प्रणाली जी, देखा जाए तो ये सारे इंटरलिंक्ड ही है, इंटरकनेक्टेड ही है ये सारी चीज़ें। जैसे हम लोग स्पाइनल डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे कि प्रोलॉन्ग एक जगह पर बैठने से या एक ही जगह पे बैठ के काम करने से देन यू गेट दैट पेन, यू नो, द बैक पेन या सारे, हाँ करेक्ट, पोस्चर इनकरेक्शन वगैरह। और सेम विद इवन वेरिकोस वेन्स की आप बहुत टाइम पे एक जगह पे खड़े हो और यू नो, पर मेरा सवाल ये है कि क्या वेरिकोस वेन्स एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को ही होता है या उसमें मतलब हर किसी एज ग्रुप को वो हो सकता है? सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले ऐसा माना जाता था कि वेरिकोज वेन्स एक सर्टेन एज ग्रुप में होते हैं, कि अबाउट 35 एंड अबाउ, तब वेरिकोज वेन्स की तकलीफ पहले बहुत ईजी थी। बट नाउ डेज अपनी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई, तो अभी वेरिकोज की कंप्लेंट्स हमें यंगर एज ग्रुप में भी दिख रही है। सो एज फैक्टर अभी एक फिक्स नहीं रहा है कि वेरिकोज वेन्स किस उम्र में हो सकता है। बट देर आर मल्टीपल थिंग्स जो हम अवॉइड कर सकते हैं टू प्रिवेंट वेरिकोज वेन्स। जैसे कि एक्सरसाइज होनी चाहिए, जैसे उन्होंने जो डे टू डे एक्सरसाइजेज बोली है, वो एक्सरसाइज तो होनी ही चाहिए लाइफस्टाइल में। प्रेग्नेंट फीमेल्स, अभी जिनकी प्रेगनेंसी है और दे आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, उसी टाइम से जब आप प्रेगनेंसी में हो, उसी फेज में इफ़ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, देन यू कैन प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ वेरिकोज वेन्स। सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर सिटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अब बैठ के काम कर रहे हो, तो तब भी थोड़ा सा ब्रेक लेना, थोड़ा सा चलना, ऐसे इजी एक्टिविटीज़ करोगे तो आप वेरिकोज वेन्स को प्रिवेंट कर सकते हो। वन मोर फैक्टर है कि वेरिकोज वेन्स हमें कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा दिखती है, तो फीमेल्स इन मेनोपॉज पीरियड, ओके, जिनके अभी मेंसेस जाने वाले हैं और जिनकी मेनोपॉज अभी पीरियड आना बंद हो गया है, उन फीमेल्स में भी वेरिकोज वेन्स की तकलीफ ज़्यादा दिख जाती है। एंड इवन इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री, मतलब आपकी फैमिली में किसी को था वेरिकोज वेन्स, आपकी मम्मी पापा दादी नानी ब्लड रिलेशन में, तो भी आपको वेरिकोज वेन्स का धोखा हो सकता है। सो अगर ये कुछ रीजंस है, तो हम वेरिकोज वेन्स के लिए वी हैव टू टेक केयर दैट ये नहीं होने चाहिए फॉर्म, और उसके अकॉर्डिंगली यू शुड स्टार्ट। सो इफ़ पेशेंट्स हैं हमारे पास काफ़ी, कि जिनको अभी वेरिकोज वेन्स फैमिली हिस्ट्री में मालूम है उनको, और अभी किधर तो भी थोड़े थोड़े वेन्स उनको दिख रहे हैं, सो दे कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट राइट अवे टू प्रिवेंट द फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस। Okay, as a preventive measures also they can take homeopathy to avoid the future complications. So varicose veins के लिए एज फैक्टर से अलावा ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। करेक्ट। प्रणाली जी, मेरा एक सवाल, मुझे हमेशा ये सवाल पड़ता है कि जैसे अभी हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के बारे में बात कर रहे हैं, सो बी इट पीसीओडी या थायराइड, या अभी हम वेरिकोस वेन्स की बात कर रहे हैं कि जैसे प्रेगनेंसी में ये डिटेक्ट हो जाता है, या यू नो फीमेल रिलेटेड ये बीमारियां मुझे ज़्यादा लगती है कि यू नो टॉकिंग अबाउट पीसीओडी और थायराइड और वेरिकोस वेन्स, जैसे आपने कहा कि ये ऑफ कोर्स ये जेनेटिक तो आती ही है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट मे बी बिकॉज इट्स हार्मोनल, इसलिए समटाइम्स हार्मोनल इम्बैलेंस इज ऑल्सो रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरिकोज वेन्स। क्योंकि जब हार्मोन्स अच्छे से नहीं है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके वजह से वेट बढ़ता है, और वेट बढ़ता है उसकी वजह से लेग पे प्रेशर आके वेरिकोज वेन्स स्टार्ट हो सकते हैं। सो काफ़ी बार ये इंटरलिंक्ड हो सकता है, जैसे कि ओबेसिटी है, वेट गेन हो रहा है, फिर प्रेशर आ रहा है। सो हार्मोनल इम्बैलेंस, और फीमेल जैसे मैंने बोला कि मेनोपॉज में भी क्या होता है कि जब पीरियड्स आपके जाने लगते हैं, या वो जो फेज़ रहता है पेरीमेनोपॉजल फेज़, वो काफ़ी हार्मोनल इम्बैलेंस वाला स्टेज रहता है। और तो फिर प्रेगनेंसी में भी काफ़ी हार्मोन्स चेंज होता है आपके बॉडी में, इसके वजह से भी वेरिकोज वेन्स की तकलीफ़ें हो सकती हैं। करेक्ट।
सपना जी, मुझे नहीं पता वेरिकोस वेन्स के लिए कोई स्पेसिफिक, जैसे आपने योगासनास के बारे में बात की, पर हर एक केस में ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को टाइम मिलेगा और वो योगासनास कर ही पाएंगे। पर ऐसे भी होता है, काफ़ी टाइम हमारे ऑफिस आवर्स ऐसे होते हैं, फिर ऑफिस से निकलते हुए घर जाए, रात हो जाती है, खाना खाओ, सो जाओ। यही रूटीन मोस्ट ऑफ फीमेल्स तो फॉलो करती है, बिकॉज सुबह उठ के भी उनका एक रूटीन सेट होता है। तो ऐसे टाइम पे क्या ऐसे मेजर्स है जो हम ले सकते हैं कि जिससे, चलो अभी नहीं हो रहा है 1 घंटा योगा करना, पॉसिबल नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू? अब पूरा 1 घंटा योगा करने की ज़रूरत नहीं है फॉर वेरिकोस वेन्स। अभी जैसे मैंने बोला, बैठे बैठे आप लंच ब्रेक ले रहे हो तभी थोड़ा एंकल्स को स्ट्रेच करो। करेक्ट। एंड देन आपके बेड अगर वॉल को लग के है तो लेग अप द वॉल पोज आप बेड पे लेट के ही करना। आपके बेड रेस्ट जो होता है तो उस पर पैर रख के आप रिलैक्स कर सकते हो, तो वो भी विपरीत करनी हो गया। एंड देन जैसे बट किक्स बोलते हैं, तो उल्टा लेट के, जैसे हम लोग बुक पढ़ते पढ़ते जो कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये ऑल दिस सिंपल एक्सरसाइजेस लोअर बॉडी के वेरिकोस वेन्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगे। तो ऐसे नहीं कि वो प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करना है कि योगा करना है और यही टाइम पे करना है। कोई भी टाइम पे आप बेड पे लेटे हो, सोफे पे बैठे हो, तो ये प्रैक्टिस कर सकते हो। करेक्ट। और इसके लिए कोई डाइट है जो फॉलो कर सकते हैं? डाइट ऐसे कुछ नहीं है, पर यस अभी ये ओबेसिटी से लिंक्ड है, तो बैलेंस Correct. डाइट इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर अमाउंट में गुड कार्ब्स खा रहे हो, अनप्रोसेस्ड चीज़ें नहीं खा रहे हो, जंक नहीं खा रहे हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप बैलेंस डाइट फॉलो करो। तो आपके डाइट में, जैसे मैंने बोला, कि कार्ब्स, प्रोटीन, गुड फैट्स एंड फाइबर, ये सारे होने चाहिए। एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जैसे 2 पोर्शन ऑफ फ्रूट खाओ एवरी डे, तो ये इससे ओबेसिटी कम हो जाता है। तो मतलब फाइबर रिच खाओ, मतलब सैलड्स खाओ विथ एवरी बिगर मील, हैव अ बोल ऑफ सैलड। Correct. तो आपके भूख को कम करता है। तो आप अगर 3 रोटी खाते हो तो ऑटोमेटिकली आप 2 रोटी खा लोगे, क्योंकि सैलड्स आपको फिलिंग फील करता है। करेक्ट। या जैसे सपना जी ने कहा कि जैसे ये इंटरलिंक्ड है, ओबेसिटी या वेरिकोस वेन्स, उन शायद ओबेसिटी के पेशेंट्स को वेरिकोस वेन्स हो जाता है, बहुत तो कॉमन है। तो एग्जैक्टली तो जब ये क्योर या ट्रीटमेंट की जब बात होती है वेरिकोस वेन्स की, तो क्या वेरिकोस वेन्स ट्रीट करते करते हम ओबेसिटी को भी इनडायरेक्टली ट्रीट कर रहे हैं? Yes. So this is why Namma homeopathy is different from everyone, because we see कि आपके बॉडी में वो डिसीज़ क्यों आया है। सो वेरिकोज वेन्स के अलग अलग स्टेजेस होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सिम्टम्स चेंज होते हैं। बट हमारे पास एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ओके, सो कोई भी बीमारी आपके बॉडी में आ रही है तो उसके लिए बस फिजिकल एक रीज़न नहीं होता है। ओके, जैसे आपने बोला कि ओबेसिटी के साथ वेरिकोज वेन्स है, पर काफ़ी बार हर एक पेशेंट ओबेसिटी का नहीं रहता है। नॉर्मल जिसका स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है फिजिकल, फिर भी उनको वेरिकोज वेन्स आते हैं। तो मैंने जो फॉर्मूला मेंशन किया, इम्यूनोजेनिक मायाजमेटिक 6th जनरेशन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, इसमें हम वही करते हैं कि व्हाट इज़ द रूट कॉज एग्जैक्टली, वेर इट इज़ एग्जैक्टली ओबेसिटी है रीज़न, हार्मोनल इम्बैलेंस है रीज़न, फिजिकल स्ट्रेस टेंशन है रीज़न, मेंटल स्ट्रेस टेंशन है रीज़न। ये सारे रीजंस को एड्रेस करके आपके बॉडी में क्या है, एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रहता है। सी, एवरीवन्स अपेटाइट इज़ डिफरेंट, हर एक की भूख अलग रहती है, हर एक की प्यास अलग रहती है, हर एक का नींद का एक पैटर्न भी अलग रहता है। सो इन होम्योपैथी वी सी व्हाट इज़ डिफरेंट इन यू and then we give the medicine. So if a patient is coming to me with an varicose veins case with an history of obesity, so I will see to it कि वो obesity भी उसमें correct होना चाहिए, Correct. उसके लिए भी diet follow होना चाहिए और उसका metabolism भी अच्छे से होना चाहिए, and then varicose veins भी ठीक होना चाहिए. So we see all the conditions are treated in one case only. हर एक के लिए अलग ऐसे नहीं होता है। एक पेशेंट जो है वो हर एक पेशेंट से अलग है और उसका पूरा स्टडी करके फिर हम मेडिसिन लेते हैं। सो वी कैन डेफिनेटली करेक्ट इफ व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉज, वो देख के हम करेक्ट करते हैं। प्रणाली जी, मैंने ऐसे सुना है कि वेरिकोस वेन्स की वजह से काफ़ी लोगों को हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। मतलब मुझे नहीं पता, पर मैं जानना चाहती हूँ कि कितना इंटरकनेक्टेड है ये। हाँ, सो वेरिकोज वेन्स का एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ओके, सो जब ब्लड तुम्हारा एक जगह पे काफ़ी समय तक रुक जाता है तो वहाँ पे क्लॉट होने की टेंडेंसी तैयार हो जाती है। और इफ़ दिस क्लॉट इज़ मूविंग विथ योर ब्लड सर्कुलेशन, सो अगर ये ब्लड सर्कुलेशन के अगर चला गया उस फोर्स में, तो ये हार्ट के लिए सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्ट या तो हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो जिमिंग कर रहे हैं रेगुलरली, उनको वेरिकोज वेन्स का हिस्ट्री तो वो बोलते हैं और फिर उनको बाद में पता चलता है कि उनको डीवीटी का भी कॉम्प्लिकेशन हुआ था और फिर हार्ट कॉम्प्लिकेशंस आ गए। सो ये इंटरलिंक्ड हो सकता है।
डीवीटी का और एक मतलब डीवीटी एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें आपके पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो टाइम बिंग के लिए कम्प्लीटली ब्लॉक भी हो सकता है इफ़ दैट क्लॉट इज़ बिग इनफ। सो इसमें क्या सिम्टम आ सकते हैं कि सडनली आपका पैर की स्वेलिंग बढ़ जाएगी, पेन विल देर विल बी एक्सट्रीम पेन, मतलब वो अनबेरेबल पेन होता है उस टाइम का। और तब के लिए भी वो जब कॉम्प्लिकेशन, अगर ये सर्कुलेशन नहीं हुआ तो टेम्प्रेरी अगर ब्लड वहाँ पे रुक जाता है तो गैंग्रीन तक की कंडीशन हो सकती है। सो वेरिकोज वेंस के लिए, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वेरिकोज वेंस दिखने के लिए बहुत ईजी बीमारी है, बट इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड वेल इट कैन लैंड इन टू सच बिग कॉम्प्लिकेशंस। सो इसीलिए डीवीटी का जो कॉम्प्लिकेशन जो आपने बोला कि हाँ हार्ट से भी वेरिकोज वेंस का लिंक हो सकता है, नॉट इवन हार्ट, इट कैन ऑल्सो क्रिएट अ कॉम्प्लिकेशंस लाइक पैरालिसिस और स्ट्रोक जैसे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर ये आपका क्लॉट आपके ब्रेन तक का ब्लड सर्कुलेशन में किधर प्रॉब्लम क्रिएट किया तो वहाँ पे आपको ब्रेन स्ट्रोक जैसे भी सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर ये आपके लंग्स के आसपास किधर आपको ये ब्लड क्लॉट गया तो वहाँ पे आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म करके एक पैथोलॉजी है जिसमें आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ओके या फिर आपको निमोनिया जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसा कॉम्प्लिकेशन हो गया तो। सो वेरिकोज वेंस के कॉम्प्लिकेशंस इतने सीरियस भी हो सकते हैं और ये हमें पता नहीं है क्योंकि इस बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। बट डॉक्टर आपने जैसे कहा कि इसके काफ़ी स्टेजेस भी होते हैं, बराबर। तो कैन यू एक्सप्लेन मी द स्टेजेस Yes. एंड हाउ डू यू ट्रीट इट देन? यस, सो वेरिकोज वेंस की बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं, ओके। सो जो फर्स्ट स्टेज होता है काफ़ी टाइम ये अनएड्रेस्ड रहता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये अभी स्टार्ट हुआ है वेरिकोज वेंस। इसको हम स्पाइडर वेन स्टेज बोलते हैं कि आपके पैरों पे छोटी छोटी बालों की जैसे एक छोटी छोटी वेन्स का आपको बंचेस में दिखेंगे आपके पैरों में, ओके। सो कई बार ऐसे होते हैं कि जो फेयर स्किन टोन्ड है उनको लगता है अरे मैं फेयर स्किन टोन्ड हूँ इसलिए वो दिख रहा है, बट दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेज ऑफ वेरिकोज वेन्स। एंड फिर वेन्स के डायलिटेशन दिखेंगे आपको पैर पे, ब्लूइश ग्रीनिश ऐसे नीले कलर के वेन्स आपको आपके पैर पे दिख जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेज में होता है कभी कभी, एंड दिस आर पेनलेस। फर्स्ट स्टेज में आपको कोई पेन नहीं आएगा, इसीलिए काफ़ी बार पेशेंट्स होते हैं कि पेन नहीं हो रहा है मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ पेन, ये कुछ तो होगा, कॉस्मेटिक कुछ प्रॉब्लम रहेगा, ऐसा होता है। सेकेंड स्टेज में पेन आना स्टार्ट होता है, क्रैम्प्स आना स्टार्ट होता है, ड्रैगिंग टाइप ऑफ पेन रहता है, ऐसे लगता है पैर खींचे जा रहे हैं, बैठे बैठे एक जगह पे काम करने के वक्त ऐसे पुलिंग सेंसेशन पैर में लगता है। ऐसे सिम्टम्स आपको सेकेंड स्टेज से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। और क्रैम्प्स की फ्रीक्वेंसी रात के वक्त ज़्यादा फील होती है, व्हेन यू आर स्लीपिंग, व्हेन यू आर रेस्टिंग, दैट टाइम यू गेट मोर क्रैम्प्स। सो दिस इज़ व्हाट वी सी इन सेकेंड स्टेज। अभी आपका खून काफ़ी समय तक एक जगह पे रुक रहा है एंड दिस इज़ टॉक्सिक ब्लड, इम्प्योर ब्लड। सो इफ़ दैट ब्लड इज स्टॉपिंग ऑन वन प्लेस, वो आपके आजू बाजू की स्किन को धीरे धीरे ख़राब करने लग जाता है और आपका स्किन का कलर ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये थर्ड स्टेज होता है कि जिसमें आपकी स्किन ड्राई होती है, स्किन में इचिंग आना स्टार्ट होती है, स्किन में थोड़ी थोड़ी स्केलिंग या तो पाउडर ऐसे आय जैसा लगने लगता है, ड्राइनेस दिखता है। सो दिस इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ वेरिकोज वेन्स, जिसको हम वेरिकोज एक्जिमा बोलते हैं। सो काफ़ी बार पेशेंट्स को क्या होता है कि ब्लैकिश पैचेस बॉडी पे दिख रहे हैं, पैरों में दिख रहे हैं, इचिंग हो रहे हैं, सो दे यूज़ ऑइंटमेंट। करेक्ट। सो इट इज़ लाइक दे आर ट्रीटिंग, ऊपर के लेवल से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। सो जो एग्जांपल मैं मेरे पेशेंट्स को बोल दूँ कि अगर आपके घर में पाइप लीक हो रहा है, पानी ठीक से नहीं हो रहा है और पाइप लीक हो रहा है, तो आप ऊपर से बस वाटर प्रूफिंग करेंगे तो होगा क्या वो ठीक? नहीं, वी नीड टू एड्रेस द अंडरलाइन कॉज कि आपका पाइप कहाँ पे एग्जैक्टली लीक हो रहा है, वो हम देखेंगे, योर प्लम्बर विल करेक्ट दैट। So in homeopathy or in varicose veins treatment, we see to it that where the circulation is hampered and where वो circulation में वो blackish discoloration कैसे आया है, वो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी ये स्किन ऐसे ही ड्राई काफ़ी समय तक है, वहाँ पे ब्लैकिशनेस है और वो वेन की साइज़ अगर बढ़ती जा रही है, सो वो वेन की साइज़ जब बढ़ती है तो स्किन बहुत पतली हो जाती है, वेन की साइज़ बड़ी दिखती है और कभी आप किधर जा रहे हो तो ईजिली वहाँ पे एक वुंड तैयार हो सकता है, ओके। और आपका ख़राब खून है वो एक जगह पे रुक रहा है तो वहाँ पे वो वेन फूट के वहाँ पे एक अल्सर क्रिएट हो सकता है। दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस स्टेज ऑफ वेरिकोज वेन्स, फोर्थ स्टेज बोलते हैं हम इसको, वेरिकोज अल्सरेशंस बोलते हैं। और आई वुड लाइक टू टेल वी नमा होम्योपैथी में हम ऐसे वेरिकोज स्टेज के जिधर अल्सरेशंस हुए हैं वैसे भी पेशेंट्स को हमने ट्रीटमेंट दिए हैं विदाउट एनी सर्जरी, with the help of our immunogenic miasmatic 6th generation treatment कि what is the exact cause, वो पूरा समझ के वो वुंड को भी हम होम्योपैथी के हेल्प से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो आपकी बीमारी कौन से स्टेज में है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो आज के इस पॉडकास्ट से आई वुड लाइक टू से कि अगर आपके फैमिली में किसी को है,
आपको दिख रहा है कि आपके पैरों में वेन्स दिख रही है या ब्लूइश वेन्स दिख रही है, छोटी छोटी स्पाइडर वेन्स दिख रही है, तो स्टार्ट द ट्रीटमेंट राइट अवे. डोंट वेट कि जब पेन आएगा तब होगा और देन आई स्टार्ट द ट्रीटमेंट. सो इसके लिए ये स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. पर प्रणाली जी, क्या हम एक बार जब वेरिकोस वेन्स की ट्रीटमेंट चालू करते हैं, जैसे आपने बोला कि जो थर्ड स्टेज है या जो फोर्थ स्टेज है वो ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो सकती है, ज़्यादा पेनफुल हो सकती है, बट क्या ये प्रॉपरली क्योर हो सकता है, लाइक कंप्लीट क्योर? यस, हो सकता है. वेरिकोज वेन्स जितना जल्दी आप एड्रेस करोगे उतना जल्दी हम उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. जैसे मैंने बोला कि देर आर केसेस ऑफ अल्सरेशंस जो करेक्ट हो चुके हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप जल्दी उसको एड्रेस कर रहे हो तो हो जाएगा. तो इसके लिए जो हम मेरी मेडिसिन कैसे काम करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने फर्स्ट टर्म बोला इसमें इम्यूनोजेनिक है. सो कोई भी बीमारी हो, वेरिकोज वेन्स हो, अल्सरेशन स्टेज हो, एक्जिमा स्टेज हो, वो करेक्ट करने के लिए मुझे आपकी इम्यूनिटी को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. सो एक मिसकंसेप्शन होता है सबके दिमाग में कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है मतलब मुझे सर्दी खांसी नहीं होती है कॉमनली, मतलब मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है. ये मिसकंसेप्शन है. आपके बॉडी में कोई भी बीमारी हो, वो आपका नॉर्मल आपका सर्दी ज़ुकाम हो या बड़े से बड़ा कैंसर हो, वो ठीक होने के लिए आपके बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो होम्योपैथी में और नमा होम्योपैथी में हमारे जो मेडिसिन है वो इम्यूनोजेनिक है. जेनेसिस मतलब हमारे आपकी इम्यूनिटी को हम प्रॉपरली रिक्रिएट करें, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी को जनरेट करने, रीजनरेट करके हमारे मेडिसिन काम करते हैं. सेकेंड थिंग, माई मेडिसिन आर माइजेमेटिक. सो अभी आपके डिजीज़ में जैसे मैंने बोला कि फिजिकल कॉज इज़ नॉट ऑलवेज द रीज़न. ओके, समटाइम्स मेंटल स्ट्रेस टेंशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर योर वेरिकोज वेन्स. कई बार पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज कुछ नहीं आया है, सीधा अल्सरेशन डेवलप हुआ है, सीधा उनको वुंड आ गया है, या तो सीधा उनके पैरों में ब्लैकिश डिस्कलरेशन आ गया है. मतलब कुछ ना कुछ तो फिजिकल स्ट्रेस के अलावा भी मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस भी वहाँ कुछ तो कॉज हो सकता है. तो वो कॉज स्टडी करके, उनके बॉडी को पूरा स्टडी करके, उनकी केस को पूरा स्टडी करके फिर हम मेडिसिन देते हैं. और ये 6th जनरेशन होम्योपैथिक मेडिसिन है. जैसे मैंने बोला कि वेरिकोज वेन्स की केसेस, जैसे अभी अल्सरेशंस मैंने बोला, एक्जिमा बोला, उसको कुछ एज बार नहीं है. पहले के कंडीशन जैसे कि अभी बीमारियों का पूरा जो पिक्चर है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है. जैसे वेरिकोज वेन्स है या अल्सरेशंस है वो अभी बहुत कॉमनली दिख रहे हैं. तो जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है वैसे हमने ये मेडिसिन में रिसर्च करके ये चेंज लाया है. तो ये हमारी 6th जनरेशन मेडिसिन है. तो इस वे में हम प्रॉपरली कोई भी स्टेज ऑफ वेरिकोज वेन्स है हम उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं. करेक्ट. डॉक्टर प्रणाली, जैसे हमने डिस्कस किया वेरिकोज वेन्स के बारे में और आपने जैसे कहा कि ये इंटरलिंक्ड है, इवन ओबेसिटी से भी ये इंटरलिंक्ड है. तो बेसिकली ओबेसिटी के मुख्य कारण क्या है कि ओबेसिटी क्यों होता है, और आप इसे नमा होम्योपैथी में किस तरह से ट्रीट करते हैं? सो ओबेसिटी इज़ जनरली हम इसको हिंदी में मतलब कॉमन लैंग्वेज में मोटापा बोलते हैं. सो ओबेसिटी में क्या होता है कि आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है, मतलब आपके बॉडी का फैट का प्रोपोर्शन इन कंपैरेटिव टू योर अदर बॉडी वेट जब बढ़ जाता है तब उसे हम ओबेसिटी बोलते हैं. ओके, सो नॉर्मल जो बॉडी मास इंडेक्स है वो आपका 18 तक का हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं. बट इफ़ इट इज़ गोइंग अबाउ 30 देन इट इज़ योर ओबेसिटी. ये ओबेसिटी के साइन है कि यू आर नाउ इन ओबेस कैटेगरी. सो ओबेसिटी के लिए साइंस एंड सिम्टम एक मेन रहता है कि आपका वेट बहुत ड्रास्टिकली गेन हो जाता है. ओके, आपको दिखता है आपके बॉडी में कि वेट बढ़ रहा है. देन यू हैव सिम्टम्स लाइक डिस्निया, कुछ भी काम कर रहे हो तो सांस जल्दी फूल जाती है आपकी. ओके, सो आपको डे टू डे एक्टिविटी करने में कंफर्ट नहीं आता है. लेजीनेस, मतलब थोड़ा सा भी काम कर रहे हो बट ईजिली यू आर गेटिंग टायर्ड. ओके, और प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बढ़ जाता है कि कोई भी काम करना है तो एनर्जी नहीं फील होती है, लो यू फील ड्यू टू ओबेसिटी, ड्यू टू योर वेट. Our obesity is linked to various of chronic diseases like diabetes is interlinked with obesity, hypertension is interlinked with obesity, then varicose veins is linked with obesity, PCOD is linked with obesity, then all your lifestyle disorders are directly linked to obesity. So obesity होने के पीछे का सबसे मेन रीज़न क्या है? आपका improper diet and consumption of more of junk food. ओके, अगर आपके डाइट में मैदा या तो ऐसे जंक फूड अगर आप ज़्यादा खा रहे हो सो ड्रास्टिकली आपका वेट बढ़ने वाला है. ओके, सो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न. सेकंड, बॉडी की एक्टिविटी जो है, आपकी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है वो कम है. ओके, दैट इज़ ऑल्सो रीज़न फॉर ओबेसिटी कि यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज, यू आर नॉट मूविंग अराउंड प्रॉपरली. आपका फिजिकल एक्टिविटी आपके बॉडी में
कम हो रहा है, देन आपको ओबेसिटी हो सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर ओबेसिटी इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। सो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हम पूरा एक्सरसाइज करते हैं, हम पूरा डाइट फॉलो करते हैं प्रॉपरली, सो देर इज़ नथिंग लाइक कि मैं जंक फूड नहीं खा रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, स्टिल माई बॉडी वेट इज़ इंक्रीजिंग। सो ओबेसिटी के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस एक सबसे बड़ा रीज़न है। करेक्ट। सो पीसीओडी में ऐसा होता है कि आपका वेट आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ता जाता है। ओके, सो दिस इज़ वन मोर रीज़न फॉर ओबेसिटी। सो ओबेसिटी से लिंक्ड आपको और कई सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि अगर आपके लीवर के आजू बाजू फैट जमा होने लग गया तो उसको फैटी लीवर जैसा हम बोल सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। यही आपके जगह आपके इंटेस्टाइन के आजू बाजू फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगा है तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, यही आपके ओबेसिटी के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस अगर रहेगा तो फीमेल्स में इरेगुलरिटी ऑफ मेंसेस हो सकता है। फिर बॉडी मास इंडेक्स बढ़ने के वजह से स्किन हेल्थ भी आपका ख़राब हो सकता है, हेयर हेल्थ आपका ख़राब हो सकता है। सो ओबेसिटी के सिम्टम्स बहुत वेरिएड होते हैं, पर उसका रूट कॉज एक है कि आपका बॉडी का वेट ज़्यादा बढ़ रहा है। सो नमा होम्योपैथी में आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से करेक्ट होने के लिए हम काम करते हैं। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने इतने सारे रीजंस बोले हैं, वो रीजंस में से आपके बॉडी में क्या रीज़न है उसको एड्रेस करके प्रॉपर्ली फिर हमारे इधर ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे मैंने बोला कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपका हार्मोनल सिक्रीशंस नॉर्मल होने चाहिए। पीसीओडी पीसीओएस में जो आपकी एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, ये सारे हार्मोन्स का एग्जैक्ट अच्छे से सिक्रीशन होने के लिए नमा होम्योपैथी के मेडिसिन आपको अच्छे से काम करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म जो मैंने बोला उसमें भी आपका T3 T4 लेवल्स अच्छे से सिक्रीट हो, इसके लिए नमा होम्योपैथी के अपने मेडिसिन उसमें हम काम कर सकते हैं। सो ओबेसिटी एड्रेस करने के लिए उसके पीछे का मेन कारण क्या है, रीज़न क्या है, वो एड्रेस करके फिर हम नमा होम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। राइट। और सपना जी, मुझे लगता है ये जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली योगा और डाइट, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एंड इट्स लाइक एकदम अगर क्योर करना है तो आई थिंक इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो क्या करना चाहिए? मेन रीजन ही ओबेसिटी का सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड बैड डाइटरी चॉइसेस, यही है। आपको डाइट एंड आपको लाइफस्टाइल आपको एक्टिव रखना ही है। एक्टिविटीज़ बढ़ाओ, वॉक करो, कहीं पे भी ग्रोसरी लेने जा रहे हो, कहीं पे स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हो बच्चों को, या कुछ कहीं पे भी जा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक प्रेफर करो। एंड देन प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। अगर आपको प्रॉपर योगा फॉलो करने का रूटीन टाइम नहीं है तो सूर्य नमस्कार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 आसनास विच स्ट्रेचेस फ्रॉम द क्राउन ऑफ द हेड टिल द टिप ऑफ योर टोज। सो इट वर्क्स ऑन ईच एंड एवरी जॉइंट्स एंड मसल ऑफ योर्स। तो ये सूर्य नमस्कार जो 12 स्टेप्स का है, ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ये स्लोली प्रैक्टिस करो स्टार्टिंग में, जहाँ पे आप ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो, एंड देन जब आप फास्ट पेस में करते हो यही एक अच्छा कार्डियो एक्सरसाइज हो जाता है। तो ये सूर्य नमस्कार आप 12 से स्टार्ट करो, फिर 20, 30, एंड देन जैसे ओबियस लोग हैं वो ज़्यादा नहीं कर पाते, बट देन आई वुड से 108 इज़ एन आइडियल नंबर, योगिक नंबर। तो उतना पहुँचने तक आप 100% आपका वेट कम हो जाएगा, अलॉन्ग विथ आप लाइफस्टाइल चेंजेस वो फॉलो करोगे तो। करेक्ट, करेक्ट। पर इसी के साथ जैसे डाइट भी तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ओबेसिटी के पेशेंट्स को क्या सलाह देनी चाहिए? ऑफ कोर्स कम खाना ये तो है ही, पर अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे भी, जैसे आपने कहा कि फाइबर इनटेक होता है या प्रोटीन इनटेक होता है, तो एग्जैक्टली किस प्रकार का डाइट होना चाहिए? फाइबर इंटेक तो पक्का होना ही चाहिए, जैसे फ्रूट्स है, सैलड्स है, तो ये खाना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इमोशनल ईटर हो, मतलब आपको ऐसे खुशी में खाते हो, गम में खाते हो, तो आप अगर इमोशनल ईटर हो तो मैं बोलती हूँ कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, तो वो ओबेसिटी में बहुत अच्छे से काम करता है। क्यों? आपके मुंह पे लॉक है, मतलब 12 to 14 आवर्स आप कुछ नहीं खा रहे हो, तो अंडर 10 कैलोरीज, मतलब सिर्फ आई थिंक उसमें पानी ही आता है, एंड देन लेमन वगैरह स्क्वीज करके खा। इवन टेंडर कोकोनट इज़ 90 कैलोरीज, तो वो भी आप कंज्यूम नहीं कर सकते। तो 12 to 14 आवर्स का जो गैप है ना, तो वो आप रख रहे हो, आपके पेट को टाइम दे रहे हो, तो वो यूटिलाइज करेगा जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट है, तो इस हिसाब से आपका फिर वो फैट कम होता जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। सो आई थिंक डाइटरी चेंजेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। मुझे प्रणाली जी, मुझे मेडिसिन्स के बारे में भी जानना है, लाइक होम्योपैथी के, क्योंकि ओबेसिटी के लिए ऑफ कोर्स लाइक वी से कि डाइट एक तरफ होता है, एक तरफ आपकी एक्सरसाइज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है, और अभी तीसरी तरफ होम्योपैथी के मेडिसिन या आई डोंट नो व्हाट ट्रीटमेंट। सो एग्जैक्टली किस तरह से ट्रीट होता है ये? सो जैसे उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज और डाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही,
बट जैसे मैंने बोला कुछ कुछ कंडीशन में ये ओबेसिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ सेकेंडरी डिसीज़, मतलब एक आपको डिसीज़ है उसकी वजह से आप ओबेसिटी हो रही है आपको। ओके, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वगैरह तो आप करेक्ट कर सकते हो विथ योर चेंज, बट समटाइम्स वो चेंज करके भी आपका नहीं हो रहा है ठीक, फिर भी आपका वेट लॉक हो जाता है, एक कंडीशन पे आके रुक जाता है, या एक नंबर है उसके नीचे आपका वेट नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न हो सकता है। समटाइम्स द रीज़न कैन बी स्ट्रेस टेंशन ऑल्सो। ओके, सो समटाइम्स द रीज़न कैन बी योर हार्मोनल इम्बैलेंस ऑल्सो। सो वो एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो हम नमा होम्योपैथी में हम एड्रेस करते हैं। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि इम्यूनोजेनिक जो मेडिसिन है, सो ओबेसिटी में काफ़ी बार ऐसे होता है कि आपकी इम्यूनिटी भी लिंक्ड हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी भी कम होने लग जाती है, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए हमारे मेडिसिन काम करते हैं। कि काफ़ी बार जो हमारे पास ओबेस पेशेंट आते हैं वो बोलते कुछ ना कुछ कंप्लेन चालू है, क्योंकि ओवर वेट है उसकी वजह से कभी जॉइंट पेन होता है, कभी चलने में पैरों में पेन आने लग जाता है, वेरिकोज जैसे कंप्लेंट्स आती हैं। तो आपकी एक ओवरऑल हेल्थ इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए, आपका एक इम्यूनिटी स्ट्रांग रहनी चाहिए, उसके लिए नमा होम्योपैथी के मेडिसिन काम करते हैं। सेकेंडरी आपके मेंटल स्ट्रेस टेंशन जो है जिसकी वजह से आपको ये सारे डिसीजेस हो रही है, करेक्ट, इमोशनल कुछ स्ट्रेस है क्या, उसको पूरा स्टडी करके फिर हम उस पर मेडिसिन देते हैं। एंड ये 6th जनरेशन मेडिसिन है, क्योंकि ओबेसिटी का नंबर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, एंड दिस ओबेसिटी इज़ अ पैथोलॉजी ऑफ दिस जनरेशन। ओके, सो अभी इतना कॉमन है ओबेसिटी का, हर कोई इंसान आपको बोलेगा कि अरे मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, मेरा पहले तो बॉडी वेट इतना नहीं था, पर लास्ट 2-3 महीने में मैंने सडनली 5 kg गेन किया, सडनली मैंने 10 kg गेन कर दिया। सो दिस इज़ द डिसीज़ ऑफ जनरेशन। हम उसको एक साइलेंट एपिडेमिक भी बोल सकते हैं, दैट इट इज़ अ साइलेंट एपिडेमिक, कि कोई उसके बारे में बोल नहीं रहा है, बट सबको ये प्रॉब्लम, द नंबर्स आर इंक्रीजिंग, राइट। सो इसके लिए हमने नमा होम्योपैथी में हमने इम्यूनोजेनिक मैजमेटिक 6th जनरेशन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लाने का रीज़न ही ये है कि जो ये जनरेशनल डिजीज़ है, जो आजकल के लाइफस्टाइल के आए हुए जो क्रॉनिक डिसीज़ है, उस पर हमें काम करना है, और उसको हमें विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी साइड इफेक्ट करेक्ट करना ही हमारा विजन है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इसी के साथ मैं अस्थमा के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप आपकी ज़िंदगी पूरे खुल के जी ही नहीं पाते ना, एक पॉइंट पे आके कहीं पे आप अटक जाते हो, एंड आई थिंक समथिंग a disease like this can completely stop the way you want to live your life. So इसके लिए भी होम्योपैथी मेडिसिन में कुछ नए ट्रीटमेंट्स आए हैं क्या, और किस तरह से अभी हम इसमें एडवांस हो चुके हैं? यस, सो जो अस्थमा है, अस्थमा एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ओके, सो अस्थमा में क्या होता है, जो आपका एयर पैसेज होता है, ओके, तो एयर पैसेज के अंदर एक लेयर रहती है जिसको हम म्यूकोजा लेयर बोलते हैं, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब ब्रीदिंग आपका प्रॉपर्ली हो नहीं पाता है, इसकी वजह से इंसान प्रॉपर्ली एयर नहीं ले पाता है, और फिर उनको वो दम लगना या फिर सफोकेशन फीलिंग होना, खांसी आना, ऐसे सब सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। सो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी मतलब खुद की ही बॉडी खुद के बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाना। ओके, आवर ओन डिफेंस मैकेनिज्म इज वर्किंग अगेंस्ट योर ओन बॉडी इज ऑटो इम्यूनिटी। ओके, सो अस्थमा के पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। इट कैन बी जेनेटिक, इट कैन बी फैमिली लिंक्ड, कि आपके फैमिली में किसी को ऑटो इम्यून डिसीज़ था, या फैमिली में किसी को अस्थमा की हिस्ट्री थी इसलिए आपको अस्थमा आया है, या तो फिर सेकेंडरी ड्यू टू एलर्जीज़। अगर आपको क्रॉनिकली एलर्जीज़ थी, मतलब आपको काफ़ी सालों से सर्दी की तकलीफ़ थी, आपको ब्रोंकाइटिस की तकलीफ़ थी, आपको स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होता था, और आपने उसके लिए टेम्पररी कुछ तो मेडिसिन लिया है, उसको आपने टेम्पररी अपने उसको हैंडल किया है, देन यू कैन लैंड अप इनटू अस्थमा। ओके, सो अस्थमा में सिम्टम्स जो दिखते हैं कि चलते वक्त सीने में आपको हैवीनेस फील होना। ओके, कुछ भी अगर आप एयर में गए हो, नए एनवायरनमेंट में गए हो, तो आपको सांस लेने में तकलीफ आना, स्नीजिंग होना, खांसी आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं अस्थमा में। ओके, और कई बार वो मतलब सिम्टम्स इतने सीवियर होते हैं कि दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्मल कॉफिंग, इट लैंड्स इनटू डिस्निया, कि कम्प्लीटली इंसान को सांस लेने नहीं आता है, और थोड़े टाइम के बाद उनको प्रॉपर एक अस्थमेटिक अटैक हो जाता है जिसमें उसके हाथ पैर ब्लूइश हो जाना, साइनोसिस जिसको हम बोलते हैं, इस स्टेज तक अस्थमा जा सकता है। सो अस्थमा के लिए अभी तक की जो अपनी नॉर्मल ट्रीटमेंट है उसमें पम्प्स का, स्टेरॉइड्स का हेल्प करना उतना ही लिमिटेशन है, बट नमा होम्योपैथी में या होम्योपैथी के मदद से हम जो इसके पीछे का मेन रीज़न है, जो ऑटो इम्यून टेंडेंसी है,
जो खुद ब खुद आपकी बॉडी वैसो कंस्ट्रिक्ट कर रही है, आपको एयरलाइन को आपका खुद ब खुद Correct. वो कंस्ट्रिक्ट कर रही है, वो टेंडेंसी ब्रेक डाउन होम्योपैथी करती है, वाओ, जिससे आपका ये सब बीमारी है जो रूट कॉज से हम एड्रेस कर सकते हैं. ओके, सो हमारा गोल इज़ नॉट ओनली ट्रीटिंग योर डिस्निया, जो आपको मतलब आप सांस लेने में आपको जो तकलीफ हो रही है वो हमारा गोल नहीं है. जो आपका बॉडी खुद ब खुद वैसो कंस्ट्रक्शन में जा रही है, आपका एयरवे खुद ब खुद बंद हो रहा है, वो वहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है, वो टेंडेंसी ब्रेक डाउन करने के लिए होम्योपैथी वर्क करती है. नाइस. पर मुझे लगता नहीं कि योगासना में कोई पोजेस इसके होंगे, पर शायद प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. इवन योगासना में भी जैसे धनुरासना है, भुजंगासना है, अच्छा. चेस्ट को एक्सपांड करता है. Correct. तो वहाँ पे चेस्ट में अपने रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है एंड देन ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है. तो ये दो पोजेस जो चेस्ट ओपनिंग पोजेस हैं, तो इसमें अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है. करेक्ट. एंड देन प्राणायाम में जैसे आपने बोला भस्त्रिका है और फिर कपालभाति है जो अपने एयरवेज को क्लियर करता है. जो अभी मतलब साइनस प्रॉब्लम भी जिनको है तो उनको भी कपालभाति करना अच्छा है. तो यस, तो ये प्राणायाम एंड मेडिटेशन हेल्प करता है, बट देन रूट कॉज जो है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. Correct. जैसे डॉक्टर प्रणाली ने राइट. और जैसे काफ़ी बार ये एलर्जिक होता है ना, तो एलर्जिक को जहाँ तक मुझे एलोपैथी में पता है उनके पास मेडिसिन नहीं, ऐसे काफ़ी बार बोला जाता है. तो फिर होम्योपैथी थ्रू हम इसको ट्रीट कर पाते हैं. यस, बिकॉज एलर्जी हो गई, इट इज़ ऑल्सो अ टेंडेंसी. ओके, कि कुछ भी एक रहा कि एक एक्सपोजर जब आप होता है उस चीज़ का, आपकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है. इट इज़ एन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. एलर्जी को जो हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं, मतलब आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो गई है, जिस चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी रिएक्ट हो रही है. ओके, सो इसके पीछे के रीजंस अलग अलग होते हैं. इट कैन बी फिजिकल रीजन. Okay, so that your body can be sensitive towards certain type of allergens like pollen हो सकता है, जो परफ्यूम्स का स्मेल हो सकता है, Correct. अगरबत्ती का स्मेल हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है. या तो फिर मेंटल स्ट्रेस टेंशन के वजह से ये आपको बाद में डेवलप हो सकता है. बिकॉज सी अपनी लाइफस्टाइल ऐसी अगर वी आर स्टेइंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, सो हमारा पोल्यूटेंट से बहुत ईजी Correct. इंटरेक्शन हो गया है. सो वो भी एक रीज़न हो सकता है. मेंटल स्ट्रेस टेंशन रीज़न हो सकता है. इमोशनल स्ट्रेस टेंशन, इफ़ जब हम लिंक करते हैं इमोशनली, इफ़ योर नेचर इज़ टू मच एंक्शियस, अगर आप हो बाय योर नेचर और यू आर टू मच फियरफुल, तो यू आर प्रोन समवेयर फॉर दिस एलर्जिक डिजीजेस और रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए आप प्रोन हो सकते हो. ऐसे कई चीज़ों का पूरा स्टडी करके व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉज, वो देख के फिर होम्योपैथी में हम उसको प्रॉपरली करेक्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट होम्योपैथी कैन properly treat your allergies without any side effects. वाओ. और जैसे आपने इन्फॉर्मेशन दी कि स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस, टेंशन्स, इसकी वजह से भी ये सारे फैक्टर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है फॉर सच डिजीजेस. आई थिंक वो भी उसको भी ट्रीट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम फिजिकली या मेडिसिन के द्वारा ये सब ट्रीट करते हैं. प्रणाली जी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के बारे में कि किस तरह से मेंटल स्ट्रेस हो या फिर हमारी लाइफस्टाइल जिस तरह से चेंज हो रही है, हमको ये डिजीज़ेस ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं. मतलब इवन इफ़ वी टॉक अबाउट डाइजेशन डिसऑर्डर्स, मतलब कुछ खाने या पीने से भी तुरंत हमको मतलब ऐसे हो गया कि गोली खा लो अदरवाइज एसिडिटी हो जाएगी. उस तरह के लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, तो ये हाइपर एसिडिटी के जो संख्या है वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है. तो इसके क्या रीजंस हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट्स है वो बताइए. सो हमारे सारे टॉपिक्स में जो अभी सबसे कॉमन रीज़न हमें दिख रहा है दैट इज़ इम्प्रॉपर डाइट. Right. Okay, so even for hyperacidity, again the main reason is going to be your improper diet. If you're consuming too much oily food, if you're consuming too much spicy food, ज़्यादा तीखा खाना भी आप अगर ज़्यादा खा रहे हो, so उसके वजह से भी आपको hyperacidity की तकलीफ हो सकती है. Second most important reason for hyperacidity or any kind of gastric problem is sedentary lifestyle. So आप जो भी खा रहे हो तो उसका मेटाबॉलिज्म, उसका डाइजेशन अच्छे से होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और वो डाइजेशन तब होता है जब आप इक्वल अमाउंट आपका फिजिकल एक्टिविटी भी हो रहा है. सो इफ़ यू आर ईटिंग एंड यू आर इमीडिएटली सिटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो फूड अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं होता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है. और उसके वजह से अगर आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, इट इज़ इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन यू गेट रिफ्लक्स डिजीजेस. ओके, जिसको हम गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स जिसको हम बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, GERD, इस टर्म को हम बोलते हैं.
तो इसके भी सिम्टम्स वही होते हैं कि आपको जब सब कुछ आप जो खा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है वो वापस आपके गले तक आ रहा है वो खाना। Correct. बर्निंग सेंसेशन आता है आपके चेस्ट में, माउथ का टेस्ट आपका बिटर होने लग जाता है। ऐसे सिम्टम्स आपको कॉमनली आपको एसिडिटी में दिख जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ इम्प्रॉपर स्लीप। अगर आपकी अच्छी प्रॉपर नींद नहीं हो रही है, आपकी बॉडी को रेस्ट भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। व्हेन यू रेस्ट दैट टाइम योर बॉडी मेटाबोलाइजेज ऑल योर हॉर्मोन्स। ओके, सारे आपके हॉर्मोन्स अच्छे से मेटाबोलाइज होते हैं, आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है व्हेन यू स्लीप प्रॉपरली। सो आपका प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट हाइपर एसिडिटी। Correct. ओके, थर्ड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ इम्प्रॉपर इंटेक ऑफ वाटर। वाटर इंटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि अगर आपका बॉडी में वाटर इंटेक कम है तब भी आपको एसिडिटी जैसे तकलीफ हो सकता है, आपके बॉडी का एसिडिक लेवल बढ़ सकता है एंड देन यू कैन गेट कंप्लेन्स ऑफ हाइपर एसिडिटी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर एनी डिसीज दैट इज स्ट्रेस। Correct. टू मच स्ट्रेस टेंशन, टू मच एंग्जाइटी, टू मच एंगर कैन लीड टू हाइपर एसिडिटी। आपको बहुत ज़्यादा, आपका नेचर बहुत चिड़चिड़ा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, यू आर नॉट रिलैक्सिंग योर सेल्फ प्रॉपरली, then also you can land into hyperacidity or any kind of gastric troubles. सपना जी, मुझे कुछ ऐसे डाइट कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताइए जो खाने से हम ये प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। ऐसे कुछ खाने की चीज़ें जो हमें हमारी डाइट में रखनी चाहिए जिससे हम कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें या एसिडिटी जैसी चीज़ों से हम दूर रह सकें। जैसे डॉक्टर प्रणाली ने बोला कि ऑयली फूड, शुगरी फूड और फिर स्पाइसी फूड, इसको आप अवॉइड करो। एंड देन इसके अलावा आप जैसे रेसन्स है, ब्लैक रेसन्स है, तो ये बहुत अच्छा ये एसिड को सेट करने में, एसिड जब सेट हो रहा है, आप ब्लैक रेसन्स या सोक ब्लैक आमंड्स खा रहे हो तो उसके वजह से आपका एसिडिटी थोड़ा कम होता है। इवन कोल्ड मिल्क में थोड़ा गुलकंद मिक्स करके खाने से भी थोड़ा एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। एंड सब्जा सीड्स आर वेरी कूलिंग। सो नॉर्मल आप जो पानी पीते हैं उसमें हाफ स्पून सब्जा सीड सोक करो और वो पानी को पूरा दिन पीते रहो, तो उसके वजह से भी थोड़ा एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो एसिडिटी ना आने दो, मतलब आप जो ऑयली फूड खा रहे हो और खाने के बाद तुरंत बैठ रहे हो या फिर नैप ले रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो जब आप खा रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक हाफ एन आवर कुछ ना कुछ मूवमेंट, ऐसे नहीं कि आपको भागना है, तो नॉर्मल वॉक करो या फिर वज्रासना पोज में बैठो। तो ये सारे आसनास भी है जो मतलब शीतली शितकारी है, जो बॉडी को कूल करता है, इंस्टेंटली कूल करता है। तो उसको आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हो। जैसे यू हैव टू जस्ट रोल योर टंग, इनहेल करो एंड देन एक्सेल फ्रॉम योर नोज। तो ये अपने बॉडी को इंस्टेंट कूलिंग इफेक्ट देता है। तो ये शितकारी प्राणायाम करने से भी आपका इंस्टेंट एसिड जो सेट हो रहा है ना, उसको आपको रिलीफ मिलता है। इवन मोशन सिकनेस के टाइम पे भी ये हेल्प करता है। तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है, जैसे मैंने बोला जो अपना थंब डिनोट करता है, तो उसको अगर हीट बहुत ज़्यादा है तो उसके वजह से एसिडिटी होना, हेडेक्स होना, माइग्रेन होना, तो ये सब कॉमन है। तो उसको हम लोग कम करने के लिए शितकारी प्राणायाम सारे क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं। So you should follow these pranayams and along with that you should have a perfect diet as she mentioned. ये दोनों चीज़ें फॉलो करोगे तो आप काफ़ी हद तक प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ले पाओगे और उस पर उसका सोल्यूशन भी आपको मिल सकता है। एंड आप ब्लैक रेसन्स जो है आप नॉर्मल अपने कर्ड के साथ सेट कर सकते हो। जैसे दूध में हम लोग जैसे कर्ड डालते हैं एंड देन उसमें थोड़ा ब्लैक रेसन्स भी डालो और मिक्स करके उसको सेट करो एंड ईट इट एज अ मिड डे मील और फिर एज अ डेजर्ट। उसमें क्या होता है, जैसे रेसन से इट्स अ गुड प्रीबायोटिक एंड कर्ड जो है इट्स अ बेस्ट प्रोबायोटिक। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब होता है तो अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जो गट में जो बैक्टीरियाज है, गुड बैक्टीरियाज, उसको इंक्रीज करता है। तो ये बहुत हेल्पफुल है। तो रेसन्स एंड कर्ड का कॉम्बिनेशन इज गुड एंड सेटिंग कर्ड एट होम एंड हैविंग इट इमीडिएटली। उसको बहुत ज़्यादा मतलब ये खट्टा होने नहीं देना है। तो फ्रेश कर्ड खाना। करेक्ट। डॉक्टर प्रणाली, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में वन ऑफ द थिंग इज कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट ऑल। सो कॉन्स्टिपेशन को हम होम्योपैथी में किस तरह से ट्रीट कर पाते हैं? सो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जिसको हम बोलते हैं, सो रेगुलरली आपका बॉवल मूवमेंट होना, आपका पेट रेगुलरली साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कॉन्स्टिपेशन का जैसे रीज़न हमने हाइपर एसिडिटी में देखा कि आपको ज़्यादा आप ऑयली स्पाइसी खा रहे हो तो आपको एसिडिटी की तकलीफ़ हो सकती है। वैसे ही अगर आप ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हो, इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ हो सकती है।
ओके, सो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ में क्या होता है, मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका इंटेस्टिनल मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो आगे पुश आउट नहीं हो रहा है। ओके, सो अपने बॉडी के इंटेस्टाइन्स दो होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर इम्पॉर्टेंट कि उसमें सब डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं और सब जो है उसमें से जितना भी वाटर इनटेक है वो रीएब्जॉर्ब करने का काम अपना स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन भी सेम करता है कि अपने बॉडी में जितना भी लिक्विड पार्ट है जो नेसेसरी है खाने में से वो एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करता है, एंड देन इट पुशेस आउट द वेस्ट प्रोडक्ट। करेक्ट। ओके, इन कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन हम अगर कम पानी पी रहे हैं तो आपका फूड में आपका वाटर इंटेक ज़्यादा नहीं है, सो बॉडी को जितना मिल रहा है वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। Correct. सो आगे पुश करने के लिए उसके पास लिक्विड कम हो गया, बराबर, उसके पास कुछ लिक्विड ही है ही नहीं, सो दैट इट विल पुश द फूड अगेन अहेड। तो उसके वजह से फिर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो सकती है। सो कॉन्स्टिपेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब हार्ड स्टूल्स होना। ओके, नॉट ओनली हार्ड स्टूल्स, sitting, if you have to sit in washroom for a longer period of time to get a proper bowel movement, it is also a sign of constipation. Okay, it's not compulsory that hard stools ही होना is a symptom of constipation. If you're sitting for a longer period of time, that is also a reason, that can be also Considered as, constipation. Yeah, it can be also constipation. Okay, अगर ये constipation की तकलीफ आपने राइट वे में नहीं करी की करेक्ट, तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि पाइल्स जैसे कंप्लेन हो सकती है। ओके, सो इफ द स्टूल इज टू हार्ड और इफ द वेस्ट प्रोडक्ट इज टू हार्ड, it is going to create pressure on your anal region, it is going to create pressure on your rectal region, और जो आपके वहाँ के ब्लड सर्कुलेटरी वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, वहाँ पे स्वेलिंग आना स्टार्ट होते हैं और उसको हम पाइल्स बोलते हैं। ओके, सो नमा होम्योपैथी में या तो होम्योपैथी में हम यही आपको जो इंटेस्टाइनल डाइजेस्ट पूरा जो आपका इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज़ है उसको प्रॉपरली चैनलाइज करने का काम हमारे मेडिसिन करते हैं। आपके डाइजेस्टिव जूसेस आपके अच्छे से सिक्रीट होने चाहिए, इस पे होम्योपैथिक मेडिसिन काम करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि रीएब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है, जो इंटेस्टाइन्स आपके फूड में से जो सारे प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, वाइटामिन्स है, फ्लूइड्स है, जो एब्जॉर्ब करती है, रीएब्जॉर्प्शन, वो प्रोसेस भी अच्छे से होने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क करते हैं। और जो होम्योपैथी काम करता है कि कॉन्स्टिपेशन कई बार आपके मेंटल स्ट्रेस टेंशन से भी बहुत रिलेटेड होता है। सो इफ़ यू आर टू मच वरीड, इफ़ यू आर टू मच स्ट्रेस्ड ऑल्सो, यू कैन हैव दिस कंप्लेंट्स। सो ये सारे आपके बॉडी में रीज़न क्या है कॉन्स्टिपेशन का, वो हम स्टडी करते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि बस टेम्पररी लैक्सेटिव्स लेके टेम्पररी सोल्यूशन देखा जाता है, बट इन नमा होम्योपैथी वी स्टडी द रूट कॉज, इज व्हाई योर बॉडी इज गोइंग अंडर such changes, why this pathology is getting created in your body, वो स्टडी करके फिर हम उस पर मेडिसिन देते हैं। That's a very important information what you're giving at this point of time, because जैसे हमने कहा कि अगर मतलब बीमारियों को ट्रीट करने से पहले उनको दूर ही रखते हैं ना मतलब दूर रखने के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हमको लेने चाहिए वो हमको एक्चुअली उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जैसे राइट डाइट हो गया, आपका मेंटल स्ट्रेस दूर रखिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, योगा कीजिए, और उसके साथ अगर ट्रीटमेंट्स लेना है, आई थिंक होम्योपैथी इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट योर डिजीजेस, बिकॉज ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, ना कोई केमिकल्स है, और ना ही कोई स्टेरॉइड्स है। सपना जी, अभी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए आपने वैसे काफ़ी चीज़ें हमें बताई है, पर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड भी कुछ ऐसे योगासनास है कि जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं? योगा में जैसे ट्विस्टिंग पोजेस है जैसे मत्स्येंद्रासना, एंड फॉरवर्ड बेंडिंग पोज है जैसे पवन मुक्तासना, और फिर क्रिया है जैसे भाइया एंड अग्निसा, जो स्टमक वैक्यूम एक्सरसाइज भी बोलते हैं हम लोग। तो ये सब क्रिया हमारे सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज करता है, तो उसको एक्टिवेट करता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीफ मिलती है। एंड देन जैसे डॉक्टर प्रणाली ने पाइल्स के बारे में बोला, उसके लिए कीगल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो जिसमें हम लोग सिर्फ ब्रीद इन करके अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्क्वीज करके होल्ड करते हैं फ्यू सेकंड्स के लिए, एंड देन वी रिलीज आफ्टर फ्यू सेकंड्स। तो ये प्रैक्टिस करने से भी बहुत पाइल्स में भी पेन जो होता है उससे बहुत रिलीफ आता है, और इस तरह के डिसऑर्डर्स आप अवॉइड कर सकते हैं। Yeah. I think today's podcast was a very productive podcast, and we मतलब काफ़ी हद तक इवन लोगों को भी, ऑडियंस को भी काफ़ी टेक अवेज मिले हैं, और they'll be happy to treat their diseases with homeopathy, because I think it's one of the safest and the most friendliest way of treating diseases. Thank you so much Pranali Deshpande, and thank you so much Sapna ji. Thank you.
ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನಿ.